नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में पेश किया वर्ष 2021-22 का बजट। हनुमानगढ़ को मिली कृषि विश्वविद्यालय की सौगात। जेलों में बंद किसानों को तुरंत रिहा करने की मांग। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। हत्या के मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग। अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जेल प्रहरी से मारपीट के आरोपी को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर किया गिरफ्तार। आरोपी को कल किया जाएगा कोर्ट में पेश। महिला दिवस के उपलक्ष्य में एसकेडी विश्वविद्यालय में आरंभ हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। 8 मार्च को होगा समारोहपूर्वक समापन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया वर्ष 2021-22 का बजट हनुमानगढ़ के लिए कई मायनों में विशेष रहा। बजट में हनुमानगढ़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बजट को जहां आमजन ने राहत प्रदान करने वाला बताया है, वहीं भाजपा ने इसे मात्र घोषणाओं का पुलिंदा बताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया गया। वर्ष 2021-22 का बजट हनुमानगढ़ के लिए कई मायनों में अहम रहा। इस बजट में कृषि प्रधान जिले हनुमानगढ़ को कृषि महाविद्यालय के रूप में सबसे बड़ी सौगात मिली। कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। आखिरकार सरकार का इस तरफ ध्यान गया और बुधवार को पेश किए गए बजट में यह मांग पूरी हो गई। हनुमानगढ़ को राजकीय कृषि महाविद्यालय की सौगात मिलने से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। सरकारी कृषि कॉलेज खुलने से कृषि संकाय से पढ़ाई करने वाले युवाओं को कम फीस में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में क्षेत्र के युवा कृषि संकाय की शिक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने को मजबूर हैं। यही नहीं, जिले को कृषि क्षेत्र के अच्छे जानकार भी मिलेंगे। कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलावों को युवा समझ सकेंगे। इसके अलावा क्षेत्र का अन्नदाता भी कृषि कॉलेज में वैज्ञानिकों की नियुक्ति होने पर कृषि में होने वाले बदलावों को लेकर अपने आप को अपडेट कर सकेगा। इससे पहले सभी संसाधन होने के बावजूद सरकार की उदासीनता के चलते जिले में कृषि कॉलेज खोलने की मांग अनसुनी की जा रही थी। राजकीय कृषि कॉलेज के संचालन को लेकर जिला मुख्यालय पर सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। बजट में अच्छी बात यह रही कि अब सरकार की ओर से कृषि कॉलेज खोलने की घोषणा से कक्षा कक्ष, लैब निर्माण व अनुसंधान के लिए कृषि अधिग्रहण सहित अन्य किसी तरह की प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बजट में कृषि महाविद्यालय के अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नोहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। भादरा क्षेत्र की गोगामेड़ी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को कर्मोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करने की भी घोषणा हुई है। नोहर तहसील के फेफाना गाँव को नई उप तहसील बनाने की घोषणा हुई। नोहर सरदार से सड़क का निर्माण कार्य करने की घोषणा भी बजट में की गई। सीवरेज की सुविधा से वंचित हनुमानगढ़ जिले के संगरिया नोहर वैरावसर में 2 वर्षों में पिकल FSTP स्थापित किए जाएंगे। नोहर में नया पुलिस थाना खोलने की भी घोषणा हुई। पीलीबंगा वैरावसर में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को जहां आमजन ने राहत देने वाला बताकर उसकी प्रशंसा की है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बजट को मात्र छलावा बताया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह मात्र घोषणाओं का पुलंदा है। इससे पूर्व भी कांग्रेस सरकार कई बार ऐसी घोषणाएं कर चुकी है, लेकिन उसे अमली जामा आज तक नहीं पहनाया गया। उन्होंने कहा कि इससे पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने, बेरोजगारी भत्ता देने सहित अनेक वायदे जनता से किए थे, मगर उसे आज तक पूरा नहीं किया। कोविड की जो मार रही और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भी जो कटौती कर दी, सभी राज्यों में करी है, GST की कर दी, 14,000 करोड़ हमारे यहाँ कर दी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कटौती करना और फिर खुद की रेवेन्यू कम हो जाना 28%। खुद की रेवेन्यू कम राज्यों की हो रही है और केंद्र की ऊपर से वो मार हो जाती है। तो केंद्र के पास जो विकल्प होते हैं, RBI भी है और भी कई तरीके होते हैं। राज्यों के पास तो रेवेन्यू होती है, वही होती है जो आती है। वो अगर कटौती हो गई तो आप फिर कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनेगी। मतलब तो ये इसका पूरा कष्ट ही है। बाकी सभी आपको नोट दे रहे हैं लिखित के अंदर कि ऐसे माहौल में ऐसा बजट प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि शायद ये उम्मीद नहीं होगी, शायद आप लोगों को भी नहीं होगी। विपक्ष को मैंने सुना दिया है कि वो मतलब तो देखने पता नहीं क्या होगा, क्या बजट क्या आएंगे। मैं समझता हूँ जो कोशिश की गई अच्छा वित्तीय प्रबंधन से, ये स्थिति इसलिए बनी कि अच्छा वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है
कि ऐसी स्थितियों के बावजूद भी ऐसा बजट आया जो कि जन कल्याणकारी बजट है। एक सेक्टर को छोड़ा नहीं हमने, किसान को भी, मजदूर को भी, विशेष योग्यजन को भी, हर क्षेत्र में हम लोगों ने मैं समझता हूँ कि राहत देने का प्रयास किया। और टैक्स लगाया नहीं है, ऊपर से टैक्स लगाना बड़ी बात है। अरे 2% हमने कम किया पेट्रोल डीजल का, आज कम किया, कल बढ़ गया केंद्र का। तुम्हारा कम किया है तो पता नहीं पड़ा लोगों को। हमने जो कम किया था उसका एक पब्लिक और डिस्कशन भी होता है। भाई 2% 1,000 करोड़ के कम हुए हमारे, 1,000 करोड़ के राजस्व से कम होना ऐसे वक्त में हम जानते हो कि क्या स्थिति रही होगी। फिर भी हमने कहा कि एक पब्लिक में एक भावना है, भाई बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए हैं। उदाहरण देते वो हरियाणा का गांजा हमेशा, हरियाणा का राजस्थान में 20 साल फर्क है, नई बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा जो बॉर्डर के लोग हैं वहाँ बढ़ाते होंगे तेल में, पर बाई एंड लार्ज हमारा जो अप्रोच है उससे हमें लाभ है। और आज भी आप अगर सोनिया गांधी जी ने जो पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने उनकी धैर्य बढ़ा दी है कि क्या आप देश को लूट रहे हो जिस रूप में। आज मैं कल रात को आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिस रूप में इनके पास कोई साधन ही नहीं है, 1/3 कंट्री के राजस्व का, अगर वो आर्टिकल में ठीक लिखा है तो मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं, 1/3 जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं इन एक्साइज लगाकर डीजल और इसमें पेट्रोल पर, तेल पर। आप बताइए, तो उससे जनता लुटी है। दाम आधे से कम हो गए आपके इंटरनेशनल प्राइस डॉलर्स के अंदर बैरल में, और फिर भी आप लुटते जा रहे हो क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 12-13 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं, कल ही बढ़ गए, एक दिन छोड़े कल फिर बढ़ गए। और लोग वो जो है वो समझते नहीं कि ये जो वो जानता है, तो लोगों ये आसान तरीका हमारा है। जबकि आज तेल जो है हमारे यहाँ 50 रुपए का आसपास होना चाहिए था। अगर वो छूट देते, क्योंकि कोविड में लोग तकलीफ में है, लेकिन तकलीफें जो होती है ना गरीबों की, वो गरीब आके आपके घर पे आके रोज खड़ा नहीं होता है। ध्यान रखो, स्वाभिमान सभी का है, गरीब का भी है, मध्यम वर्ग का भी है, सैलरी वाला का भी है, सबका होता है। आप ये उम्मीद मत करो भाई कि तकलीफ से मालूम पड़े। जिस राज्य में यूनिवर्सल लागू किया हमने, सभी प्रदेशवासियों ने लागू कर दिया है, सबको 5 लाख बीमा मिलेगा। किसी राज्य में, एक देश के अंदर ये वो स्कीम है, सबको मिलेगा। सिर्फ जो पैसे वाले हैं वो चाहें तो 1800 रुपये या 19 रुपये जो भी प्रीमियम आता है, आधा वो दें उनको मिलेगा। इसे हमने यूनिवर्सल लागू कर दिया हम लोगों ने इस योजना को। आयुष्मान महात्मा गांधी जो बीमा योजना है वो सब प्रदेशवासियों ने लागू हो गई आज से कल से जो भी जो डेट होगी। बजट के लिए बहुत अच्छा है जी, बजट ठीक रहा है। हनुमानगढ़ के लिए कृषि विश्वविद्यालय दे दिया अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय लोकप्रिय नेता हैं अभी, और उनका चौधरी विनोद कुमार जी और मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आने वाली टीम में जैसे ये सिंचाई सुविधा की है और शिक्षा की है, पशु चिकित्सालय की है, जो और चिकित्सालय सुविधाएं हैं। कोरोना महामारी के लिए बहुत पहले भी संघर्ष अच्छा रहा है मुख्यमंत्री जी का, और ये पुलिस प्रशासन का भी ठीक रहा है जी पहले। और आने टाइम में सिंचाई योजनाएं, शिक्षा, मतलब बीमारी के लिए कोई अस्पताल और अच्छी देन करेंगे सब आने वाले टाइम में। अंदर जो अपने हनुमानगढ़ में कृषि महाविद्यालय आया है, उसके साथ साथ अगर यूनिवर्सिटी आती तो और अच्छा होता, क्योंकि जो बीकानेर यूनिवर्सिटी बनी है वो किसी टाइम संग्रिया में खुलनी थी और एग्रीकल्चर क्षेत्र है, यहाँ यूनिवर्सिटी की जरूरत थी, लेकिन महाविद्यालय खुला है। उसके अंदर जो भी है, चलो जो आया अच्छा है। विधायक जी आदरणीय विनोद कुमार जी, गहलोत सरकार को बधाई। इसके साथ साथ जो डिग्गियों का है अनुदान हमारा, उसके अंदर भी कुछ अच्छी पहल की है सरकार ने। किसानों ने इतने सालों से डिग्गियां बना रखी हैं और नई डिग्गियां भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की बचत के अंदर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी और डिग्गी बहुत ज़रूरी है किसान को, जिसके अंदर अगर डिग्गी का कनेक्शन अगर अनुदान मिलता है तो वो एक अच्छी पहल है। साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का है वो भी ठीक है। पिछले कई सालों का बजट देखते हुए इस साल का बजट
मैं कहता हूँ कुछ जनहित में ही मानूंगा। आने वाले टाइम में भी इसमें काफ़ी जो विधायक जी के प्रयास हैं उसके अंदर जो कृषि क्षेत्र के अंदर कई चीज़ें और है, पानी खाड़े अभी कच्चे हैं कई जगह, उनका अनुदान अगर आ जाता, जैसे राजस्थान कैनाल की बंदी आ रही है 21 मार्च से, अगर वो सुचारू रूप से सही तरीके से उसका बजट जारी हो जाए तो भी फायदा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने जो 2021 में जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सिवाय इनके झूठ के पुलिंदे के और कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव से पूर्व अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में जो बातें उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में कही, उन बातों का एक भी बातों का, चाहे किसान के संपूर्ण कर्जे की माफ की बात हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की, अन्यथा भत्ता देने की और बिजली दरों को नहीं बढ़ाने की, आज उन तीनों ही बातों पर चर्चा नहीं हुई। तो ये एक झूठ का पुलिंदा। पिछले साल जो घोषणाएं की थी उसमें से कितनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाया गया। इसलिए हर बार कांग्रेस जहां भी सरकार है इनकी फितरत में है झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना, और वही गुमराह का काम आज करें। मैं आपसे आपके माध्यम से पूछता हूं कि किसान के लिए कितनी डिग्गियों के अनुदान की इन्होंने राशि जारी की, कितने किसानों के संपूर्ण कर्जे की माफ की बात की। आज कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए बिना ब्याज के किसान को देंगे। आज स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए कितने किसानों को देंगे, कितना इनके पास बजट है, या सरकारी बैंक देंगे या सहकारी बैंक देंगे। इस प्रकार किसान हितैषी होने का मात्र एक दिखावा कर रही है सरकार। आज इन्होंने हनुमानगढ़ में एक कृषि कॉलेज स्थापना की घोषणा की है। अगर समयबद्ध तरीके से, कृषि प्रधान जिला है, अगर समयबद्ध तरीके से ये इस क्षेत्र में कॉलेज खुलता है हनुमानगढ़ में तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि ये सरकार जो ये घोषणाएं बजट में कर रही है उनको पूरा करेगी। जिला कारागृह के मुख्य प्रहरी के साथ मारपीट कर राज कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में जंक्शन पुलिस श्री गंगानगर की जेल में बंद बंदी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर यहां लाई है। जिला कारागृह के मुख्य प्रहरी के साथ मारपीट कर राजा कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में जंक्शन पुलिस हत्या के मामले में श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह में बंद एक विचाराधीन बंदी को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार कर हनुमानगढ़ लाई है। बुधवार को पुलिस ने आरोपी मुकेश जाखड़ पुत्र सीताराम जाखड़ निवासी वार्ड 8 जाखड़ा वाली PS पीलीबंगा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर 1 दिन का रिमांड मंजूर करवाया। जाँच अधिकारी ASI मगर सिंह ने बताया कि जिला कारागृह के मुख्य प्रहरी कमलेश मीणा पुत्र लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी सूरतपुरा PS मंडावरी दोसा ने 21 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि हत्या के मामले में विचाराधीन बंदी मुकेश को हनुमानगढ़ जिला कारागृह से 10 मई 2020 को प्रशासनिक कारणों से केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर स्थानांतरित किया गया था। इस मामले में उसे तारीख पेशी के लिए हनुमानगढ़ जेल लाया गया था। 21 फरवरी को हनुमानगढ़ जेल से केंद्रीय कारागृह श्रीगंगानगर ले जाए जाने से पहले बंदी मुकेश की जेल के मुख्य गेट पर तलाशी ली जा रही थी। अचानक मुकेश ने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी तथा गाली गलौज की। जेल से बाहर आने पर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर मुकेश जाखड़ के खिलाफ धारा 353, 332, 506 के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई। आरोपी को इस घटनाक्रम के बाद हनुमानगढ़ जिला कारागृह से श्रीगंगानगर के केंद्रीय कारागृह भेज दिया गया। अब उसे इस मामले में पूछताछ के लिए प्रोटेक्शन वारंट हासिल कर रिमांड मंजूर करवाया गया है। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया जाएगा। दिनांक 21 फरवरी को जेल कर्मचारी ने रिपोर्ट दी थी थाने में कि मेरे साथ एक बंदे ने मारपीट की। उसका मुकदमा दर्ज हुआ था 332 का और उसको आज जेल से प्राप्त करके कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार कर लिया हमारे मुकदमे। हाँ, 1 दिन का रिमांड लिया। पूछताछ अभी चालू रहेगी। रिमांड इसलिए लिया गया 1 दिन का। संगरिया थाना में दर्ज हत्या के एक मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बिजलाल के हत्यारों को बिजलाल के हत्यारों को पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर हत्या के मामले में जांच किसी ईमानदार अधिकारी से करवाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार संग्रिया थाना में धारा 302-34 आईपीसी के तहत एफआईआर संख्या 64 दर्ज है। इसमें नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाकर निर्दोषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त मामले में एकमात्र आरोपी मंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमे में नामजद मुलजिमान अन्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, जबकि इन सभी ने एकत्रित होकर ब्रिजलाल नामक व्यक्ति की हत्या की है। ज्ञापन के अनुसार आरोपी परिवादी और उसके परिवारों को गवाही न देने व राजीनामे के लिए धमका रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारी आरोपियों के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं, इसलिए जांच अधिकारी से जांच लेकर किसी अन्य ईमानदार अधिकारी से मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मामले में न्याय नहीं हुआ तो अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति जिला स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप सिंह औलख, लालचंद धांधल, ओम प्रकाश, उग्रसेन, लादूराम, संतोष, शाखा देवी, पुन्नूराम, रणजीत कुमार, पृथ्वीराज, कुंदन आदि मौजूद थे। मेरा भाई बिरजलाल, उसकी हत्या कर दी गई। मेरे भाई की हत्या एक साजिश टाइप में की है। इन्होंने कोई साजिश रच के और रंजिश रखते हुए इन्होंने मेरे भाई की हत्या की है। मैं एसपी साहब से मिलके ये मांग करता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे भाई के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर ले और एक कैद मिलनी चाहिए। मेरे को धमकी देते हैं सर, वो मेरे खुले में घूम रहे हैं। एक दो अपराधी जो फिर रहे हैं वो मेरे को डरावनी देते हैं, धमकियाँ देते हैं पूरी। अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने ज्ञापन दिया है। जो बुगलावाड़ी गांव संग्रिया तहसील का गांव है, वहां पर बिरजलाल मेघवाल जो है बुगलावाड़ी का निवासी है, उसकी हत्या कर दी गई। लगभग 15 फरवरी को रात्रि को हत्या होती है और हत्या करने में 4 लोगों का मिलकर उन्होंने हत्या की एक साजिश के तहत। और उस हत्या में एक आरोपी को पुलिस ने राउंड अप किया। अभी 3 आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मृतका के घर के आगे अभी मौत इसको 10 दिन वो बैठे हुए हैं। उस वहाँ पर आके मोटरसाइकिलों की रेस देकर और धमकी दी जाती है कि हमारा नाम इस मुकदमे से निकाल दिया जाए, दबाव बनाया जा रहा है। और पुलिस आरोपियों के प्रभाव में है, पता नहीं कि किस विधायक के कहने पे है या पैसे के चक्कर में का जो जांच अधिकारी है वो वहाँ का दबाव में है और 3 आरोपियों को अभी तक राउंड अप नहीं किया है। अगर इन 3 आरोपियों को राउंड अप नहीं करती है पुलिस तो मजबूरन इस पूरे परिवार के साथ अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष समिति और अन्य गांव के लोगों की तरफ से हमें धरना प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ेगा। और हमारी आज एसपी साहब को यही मांग है कि इस जो 3 आरोपी बाकी रहे हैं शेष, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो ताकि इस पीड़िता को न्याय मिल सके। अकेला कमाने वाला इसका जो भाई है वो बहुत विकलांग है, साथ में आया हुआ है, तो ये एक निंदनीय घटना है और एक परिवार का एक ही कमाने वाला सदस्य है, उसकी हत्या कर दी गई है। और मैं मांग करता हूँ एसपी साहब से कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी करके और इनको न्याय दिया जाए। डबली राठान के नजदीक स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में महिला दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन आरंभ हुआ। डबली राठान के नजदीक स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में महिला दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सह आचार्य निमिता सेतिया ने बताया कि इस मौके पर मटका दौड़ प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता सहित अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। उन्होंने बताया कि आज आरंभ हुई प्रतियोगिताएं 8 मार्च तक लगातार चलेंगी। इस दौरान महिला जागरूकता को लेकर शिविर का भी आयोजन होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 8 मार्च को समापन अवसर पर बड़े समारोह का आयोजन किया जाएगा। दास विश्वविद्यालय में महिला दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टर प्रतियोगिता और मटका दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका शुभारंभ हमारे स्वाति जी जोशी और मीना सर और हमारे रजिस्ट्रार सर के द्वारा इसका शुरुआत की गई। और ये प्रतियोगिताएं इसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। इसमें सभी प्रतिभागी बड़े ही उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं और ये प्रतियोगिताएं माह भर यूं ही चलेंगे 8 मार्च तक। 8 मार्च को यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा महिला दिवस के उपलक्ष्य में और ये प्रतियोगिताएं आगे भी यूं ही चलती रहेंगी। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जेलों में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। किसानों पर दमन वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों पर दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसान आंदोलन के दौरान जेलों में बंद निर्दोष किसानों की बिना शर्त रिहाई और झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि देश के किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ और एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कुछ अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार अपनी दमनकारी नीति के चलते आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है और कई किसानों को जेल में डाल चुकी है। कई किसानों पर झूठे मामले बनाए गए हैं। आज पूरे देश में दमन विरोधी दिवस मनाते हुए जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। ज्ञापन में जेलों में बंद निर्दोष किसानों के खिलाफ दर्ज पुलिस मामलों को खारिज कर उन्हें तुरंत रिहा करने, किसानों और उनके संघर्ष में समर्थक व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने, दिल्ली पुलिस, एनआईए और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा संघर्ष में शामिल किसानों को डराने धमकाने के लिए भेजे जा रहे नोटिस आदि को बंद करने की मांग की गई है। आज हम हनुमानगढ़ जंक्शन कलेक्टर साहब के ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं। हमारी ये अपील है सरकार को और हमने हमारे लोकल प्रशासन को भी अपील की है कि जो आप रोकने के लिए, किसानों का दमन करने के लिए अपनी करूर नीतियों का जो है इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी ये बेनती है कि आप इन नीतियों को जो है इनको बदलो और कम से कम किसानों की पीड़ा को समझो। आज किसान उत्पीड़न दिवस है, तो हम ये अपील करते हैं कि अगर मोदी जी संसद में जो अंबानी की जियो कंपनी है उसकी सिम पोर्ट होने पे अगर जता सकते हैं कि हाँ बहुत जो है बुरा हुआ, तो जो किसान वहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठे बेचारे आंदोलन करते हुए, तो उनके बारे में क्यों नहीं पीएम बोलते। सो हम ये अपील करते हैं कि हम शांतिपूर्वक ही जो है वो मोर्चों पे डटे हैं और डटे रहेंगे। सो आप जितनी जल्दी इस बात को समझो उतना आपके लिए भी और हमारे लिए भी बेहतर होगा। सभी किसान साथियों और सभी दूसरे जो भी काम धंधे से जुड़े हुए हैं सभी से भाई अपील भी है और सरकार से भी अपील है। अभी तो एक बार जो भी आप गंदी नीतियां चल रहे हो उसके खिलाफ हम आज ज्ञापन देने आए हैं। जो दमनकारी नीतियां, आज हम आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, पर जिस तरह यहाँ से आप हमारे साथ गंदी नीतियां अपना रहे हो, चाले चल रहे हो, तो आप हमारे को विद्रोह करने पर मजबूर कर रहे हो। इसमें जो कल जो भी कुछ भी इसमें नुकसान होगा या इसमें किसी भी तरीके का राष्ट्र का जो आप कह रहे हो, तो उसमें आप सरकार की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आज के टाइम जो भी आंदोलन चल रहा है वो शांतिपूर्वक ही चल रहा है। आज हम जो हमारे किसान साथी इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं
और ये हमारा दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उसके खिलाफ जो एक क्रूर नीतियां अपना रही है सरकार, उसको रोकने के लिए हम राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन देने आए हैं। किसान मोर्चा दिल्ली के निर्देश अनुसार मई में राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। जो निर्दोष किसान सरकार ने जिनको गिरफ्तार कर रखा है, कि वो हरियाणा की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, तो हमारी ये मांग है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि निर्दोष किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और जो तीनों कृषि कानून जो सरकार लेकर के आई है तुरंत उनको बंद किया जाए, उनको हटाया जाए संसद से। ऐसी मांग लेकर के हम किसानों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक नरेंद्र माधव महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को भरत के राजपाट संभालने तथा भक्ति के लिए वैराग्य लेने की कथा का वर्णन किया। जंक्शन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक नरेंद्र माधव महाराज ने मौजूद श्रद्धालुओं को महाभारत में होने वाले महायुद्ध के कारणों की जानकारी दी। कथावाचन करते हुए उन्होंने कहा कि जब जब स्त्री का अपमान होता है तब तब भगवान धरती पर अवतार लेकर पापियों का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं और पापियों का संहार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य स्त्री का अपमान करता है वह न तो इस लोक और न ही दूसरे लोक में सुख प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्रिय वंश की कथा सुनाते हुए कहा कि जहाँ से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ उस समय उनके 100 पुत्र हुए और ऐसा उपदेश दिया कि सभी पुत्र ईश्वर की आराधना को लेकर वन की ओर चले गए और मात्र भरत जी महाराज राजपाट के लिए बैठ गए। लेकिन कुछ समय बाद भरत महाराज को विरक्ति हुई और उन्हें एहसास हुआ कि सभी जंगल की ओर चले गए हैं और मैं यहाँ राजपाट पर बैठा हूँ। जब उन्हें इस बात की गलानी हुई तब उन्होंने अपने पुत्र सुमति को गद्दी पर बैठाकर समय जंगल की ओर रवाना हो गए। उसके बाद वे प्रभु सिमरन में लीन हो गए। कथा के पश्चात महाआरती की गई। इस मौके पर पवन शर्मा, अजय शर्मा, गीतेश बागड़ी, नेतराम वर्मा, शिव पारिक, विशाल सारस्वत, मुन्ना सिंह तंवर, डब्बू शर्मा सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। और सुखदेव जी महाराज अब राजा परीक्षित से बोले कि हे राजा, आगे प्रियव्रत के वंश की कथा आती है। प्रियव्रत के आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के नाभि और नाभि के ऋषभदेव हुए। जहाँ से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ, इनके 100 पुत्र हुए और ऐसा उपदेश दिया कि सभी पुत्र विरक्त होकर वन को चले गए। एक पुत्र राजपाट के लिए बैठे भरत जी महाराज। लेकिन कुछ समय बाद उनको विरक्ति हुई कि मेरे सभी भाई भगवान के भजन क्यों लगे और मैं यहाँ पर बैठा बैठा केवल राजपाट का सुख भोग रहा हूँ, मैं यहाँ राजपाट का सुख भोग रहा हूँ। ऐसी मन में गिलानी हुई और अपने सुपुत्र सुमति को गद्दी पर बिठाकर और स्वयं वन की ओर अग्रसर कर हो गए और भगवान के भजन में लग गए। हाउसिंग बोर्ड का बड़ा ही अच्छा भाग्य है। यहाँ 21 तारीख से और 28 तारीख से भागवत चालू हो रही है और इस मंगल में के लिए ये सभी सहयोग कर रहे हैं और सभी की सहयोग से ये कर रही है। इसलिए मैं इनसे हमेशा कामना करूँगा कि भगवान हर साल बराबर करें। नगर परिषद द्वारा बुधवार को जंक्शन में 21 आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखंडों की नीलामी की गई। नीलामी से नगर परिषद को 3 करोड़ 72 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में आवासीय व वाणिज्यिक भूखंडों की नीलामी की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के उप सभापति अनिल खिचड़ ने बताया कि बुधवार को जंक्शन में 21 भूखंडों की नीलामी की गई तथा भूखंडों की नीलामी से 3 करोड़ 72 लाख रुपए का राजस्व नगर परिषद को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इस राशि से शहर में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को पूरा करवाया जाएगा तथा विभिन्न सड़कों तथा चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि 2 दिन पूर्व नगर परिषद द्वारा जो बोली आयोजित की गई थी उसमें 4 करोड़ 76 लाख रुपए की नगर परिषद को आय प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। नगर परिषद के अंदर भूखंडों की नीलामी थी जिसमें आवासीय और वाणिज्य दोनों भूखंडों की नीलामी थी। आज कुल 21 भूखंडों की नीलामी हुई है जिसमें 3 करोड़ 72 लाख रुपए की भूखंड जो है नीलाम हुए और उसमें से वाणिज्य और आवासीय दोनों ही भूखंड हैं। और अब तक कल परसों भी जो बोली हुई थी वो भी लगभग 4 करोड़ 76 लाख रुपए के आसपास बोली हुई थी।
और इन पैसों को हम शहर के विकास के अंदर जिस तरह अब से पूर्व की बोलियों के पैसों को सभी को विकास में लगाया, इन पैसों को भी शहर के विकास में लगाएंगे और जो सड़कें और जो चौक हैं या शहर के सौंदर्यकरण में जो भी कोई कार्य करने हैं वो सब अब जल्द से जल्द कार्य पूर्ण होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।